क्या गुड्स की कैटेगरी में शेयर्स भी आते हैं? क्या हम मनी को भी शेयर गुड्स की कैटेगरी में मानते हैं? या फिर जो भी सर्विस हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं तो क्या वो भी सर्विस मानी जाती है? सो ऐसे ही क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आते होंगे कभी ना कभी। आज आपकी ये डाउट सोल्व होने वाले हैं बिकॉज हमारा आज का कौन सी चीजें गुड्स बोली जाएंगी और कौन सी चीजें सर्विसेज बोली जाएंगी और इनके अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस हैं जो हम इन दोनों की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे, वो भी हम आज वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, मैं आपको बता दूं क्योंकि हम कोई भी एक्ट कवर करते हैं, हमारे 3-4 एक्ट है जो भी हम कवर करते हैं, तो जिसमें ये डेफिनेशन हमारी चाहिए ही होती है कि हमें पता हो कि कौन सी चीज गुड्स मानी जाएगी, कौन सी सर्विसेज मानी जाएंगी। तो वो एक्ट्स आपके होते हैं, पहला तो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम कवर करते हैं कि भाई हमारी गुड्स में कौन सी चीजें आती है, क्योंकि इसके नाम में ही गुड्स आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वी शुड नो दैट what things should be covered in the definition of goods. Okay, the next thing is consumer protection act। तो ये भी आपका जो 2019 अमेंड होके आया है, हमने लास्ट क्लास कोपा की ही कवर की थी, तो उसमें भी हमने गुड्स की डेफिनेशन कवर नहीं की थी। दैट्स व्हाई आई मेक अ सेपरेट वीडियो सो दैट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू प्रॉपर्ली। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के अंदर भी हम गुड्स की डेफिनेशन कवर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कंपटीशन एक्ट जो आपका है 2002, तो इसके पर्सपेक्टिव से भी हम पढ़ेंगे कि गुड्स की डेफिनेशन में ये जो चारों एक्ट है इनमें गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन आपके डिफाइन की गई है। ठीक है, हम इन चारों को टोटल मिला के इनके पर्सपेक्टिव से आज हम डेफिनेशन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गुड्स की डेफिनेशन कवर करेंगे। ओके, या गुड्स आपका डिफाइन है। पहले तो जो ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपका सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर डिफाइन है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपका गुड्स की डेफिनेशन है, गुड्स टर्म डिफाइन की गई है। तो हम पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे क्योंकि ये सेम चीज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी यही डेफिनेशन कवर की गई है, तो हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर आपकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स टर्म डिफाइन की गई है। तो जो बोलती है, क्या बोलती है कि गुड्स क्या होते हैं? तो गुड्स मीन्स, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ये डेफिनेशन क्या है आपकी? इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। व्हाई दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑफ द टर्म्स, मीन्स भी आया है यहाँ पे और इंक्लूड्स भी आया है, तो दोनों हम टर्म में पढ़ रहे हैं जहाँ पे मीन्स और इंक्लूड्स दोनों आपके डेफिनेशन में आते हैं, तो वो डेफिनेशन आपकी इंक्लूसिव हो जाती है। और जहाँ पे सिर्फ आप मीन्स पढ़ते हो कि मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप बोलो गुड्स मीन्स, ठीक है, तो उस केस में आपकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? एग्जॉस्टिव हो जाती है, तो वो इंक्लूड्स कवर नहीं करती, सिर्फ मीन्स वाली डेफिनेशन कवर करती है। और जहाँ पे दोनों चीजें आती है वो आपकी डेफिनेशन होती है इंक्लूसिव। ये बोलती है कि गुड्स क्या होते हैं? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कौन सी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी वैसे तो डिफाइन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के अंदर। ठीक है, जो आपका टोपा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। ठीक है, और जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये मूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। तो गुड्स के अंदर हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जिसको आप मूव कर सकते हो, मूवमेंट में ला सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो जो आपकी जमीन से, जिसको आसानी से आप उखाड़ सको। ठीक है, जैसे कि घास हो गई, घास को आसानी से आप उखाड़ सकते हो जमीन से, तो वो क्या हो गई? आपकी मूवेबल हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं बिल्डिंग की, तो यू कैन नॉट सेपरेट बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड इजीली। ओके, सो यू नीड टू मेक सम एफर्ट्स। तो जहां पे आपको ग्राउंड से अलग करने के लिए किसी चीज को एफर्ट्स लगाने पड़े, तो वो चीज हो जाती है आपकी इमूवेबल। और जहां पे आपके एफर्ट्स नहीं लगते, आपको इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती, तो मतलब नॉमिनल एफर्ट से आप उस चीज को अलग कर सकते हो, तो वो अभी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपकी कौन सी चीजें आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल चेयर आ गई, टेबल आ गई, है ना। और आपका जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये भी गुड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ गई, विच यू कैन मूव इजीली। तो मैं आपका ये फ्लो चार्ट बना देती हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन गवर्न करता है? सोगा, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट।
जितनी भी डीलिंग्स होती है मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, यानी कि गुड्स को लेके, मूवेबल गुड्स हैं जो भी, तो वो आपके गवर्न होते हैं सोगा से। और जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो कौन गवर्न करता है? टोपा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। ठीक है, सो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय टोपा। तो टोपा के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज के अंदर जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आपकी डिस्कस करी जाएंगी। ओके, तो इसने बोला एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ सोगा 1930, गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे आप आसानी से हिला सकते हो, हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि एनी प्रॉपर्टी which can be transferred from one place to another without any erection or destruction at a later place। इसका मतलब है, सिंपल सा मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन दे रखी है ऊपर वाली लाइन की, कि ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी इरेक्शन के, बिना किसी इरेक्शन या डिस्ट्रक्शन के, यानी उस एग्जिस्टिंग जगह को बिना नुकसान पहुंचाए। अगर आप बिल्डिंग को अलग करते हो तो आपको बिल्डिंग पूरी नष्ट करनी पड़ती है, डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। सो दिस इज नॉट कॉल्ड एज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड एज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप मैं बात करूं कोई छोटा प्लांट है, छोटे प्लांट को आपको अलग करने के लिए ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ेगी, यू जस्ट पुश इट, you just pull it the plant and then you can able to separate it from the ground। ठीक है, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो इसमें बता रखा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर उसको आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के और बिना किसी इरेक्शन के एट अ लेटर प्लेस, जो भी आपका बाद वाला जहां पे वो प्रॉपर्टी थी वो वाला प्लेस। ठीक है, अब इंक्लूड्स क्या क्या है इसके अंदर, कौन सी चीजें हम गुड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं? ग्रोइंग क्रॉप्स, आप कोई भी फसल उगा रहे हो वो भी आपकी क्या है, ये गुड्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रास, मैंने घास बताया क्योंकि घास इजीली मूव, नो नीड ऑफ एफर्ट्स, वो वाली ग्रास हम इंक्लूड करेंगे जिसको हमें पुल करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना पड़े, आप आसानी से उस चीज को वहां से जमीन से उखाड़ पाओ। अगर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं दैट इज नॉट कॉल्ड एज गुड्स। ठीक है, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। सो ग्रास भी कवर होती है। नेक्स्ट जो आपके शेयर्स हैं, शेयर्स को भी हम गुड्स मानते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ना कि वेदर शेयर्स विल बी कंसीडर्ड एज गुड्स और नॉट, तो शेयर्स को भी हम लोग गुड्स मानेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला ना ये सब चीजें इनके अंदर इंक्लूड होंगी। डिबेंचर्स को भी हम अगर शेयर को मान रहे तो डिबेंचर भी हमारे गुड्स हुए। नेक्स्ट हमारा स्टॉक, स्टॉक जैसे रॉ मटेरियल पड़ा है आपका गोडाउन में, ठीक है, तो वो सारी चीज भी आपकी क्या आ जाएगी, गुड्स की कैटेगरी में कवर हो जाएंगी। तो तीन चीजें हमने कवर करी, फर्स्ट इज ग्रोइंग क्रॉप्स, नेक्स्ट इज ग्रास विच यू कैन इजिली मूव फ्रॉम द ग्राउंड, एंड नेक्स्ट इज शेयर्स, डिबेंचर्स एंड स्टॉक। ठीक है, तो ये तीनों चीजें भी आपकी गुड्स की कैटेगरी में कवर होंगी। अब आती है दूसरी चीज, द टर्म गुड डज नॉट इंक्लूड द गुड्स। अब डज नॉट इंक्लूड एक्सेप्शन आ रही है, ये तो हमने पढ़ा कि भाई कौन सी चीजें हमारी इंक्लूड हो जाएंगी, अब ये है कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। सो वी विल हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस टू दिस डेफिनेशन, कि ये उन गुड्स को इंक्लूड नहीं करेगा विच आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेड और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और फ्रॉम इंडिया, जो इंपोर्ट करे जा रहे हैं, यानी कि विच आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर से आपके इंपोर्ट हो रहे हो या फिर इंडिया से आपके गुड्स इंपोर्ट हो रहे हो, तो वो आपके गुड्स की कैटेगरी में कवर नहीं होंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का इंपोर्ट आपका गुड्स की कैटेगरी में कवर नहीं होगा। सो वी एक्सपोर्ट आपका कवर हो जाएगा बट इंपोर्ट आपका कवर नहीं हो रहा। आप दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगा रहे हो, ठीक है, इंडिया से कोई सामान वो कर रहे हैं, तो वो आपका इंपोर्ट गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का आयात। सो दैट इज द रिलेवेंट पॉइंट। अब आते हैं कुछ चीजें जो गुड्स नहीं मानी जाती, जो गुड्स के एक्सेप्शंस है, तो इसको हम एक्सेप्शंस की कैटेगरी में, वो चीज तो थी ही आपके एक्सेप्शंस, बट द मेन एक्सेप्शंस आर दीज।
सो दीज आर द एक्सेप्शंस। पहला है आपका एक्शनेबल क्लेम्स, नेक्स्ट है मनी। दोनों ही चीजें आपकी गुड्स नहीं मानी जाएंगी। आई विल टेल यू व्हाई दीज आर नॉट कॉल्ड एज गुड्स। एक्शनेबल क्लेम पहले देख लेते हैं होता क्या है, व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम बेसिकली आपका एक राइट होता है कि आप किसी के खिलाफ कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते। किसी फॉर एग्जाम्पल कि आपका क्लेम पड़ा है, यानी कि आपके पैसे किसी के पास है, ठीक है, तो आप अगर वो पैसे नहीं देता है तो आप कोर्ट में उसके अगेंस्ट जा सकते हो या नहीं जा सकते, वो राइट आपका, वो अधिकार। तो वो क्या वो गुड्स माना जाएगा? आंसर इज नो। एक्शनेबल क्लेम विल नॉट बी काउंटेड एज अ गुड्स, ठीक है। सो दिस इज कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ sorry, this actionable claims cover under the exceptions to the definition of goods। तो आपका जो एक्शनेबल क्लेम है वो होता है राइट टू फाइल अ सूट टू क्लेम डेट। डेट यानी ऋण, किसी भी ऋण को क्लेम करने के लिए, वापस पाने के लिए किया गया जो आपका अधिकार होता है उसको अधिकार किस चीज का, किसी भी कोर्ट में सूट फाइल करने का अधिकार, ठीक है। डेट क्लेम करने के लिए अगर आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो अधिकार आपका क्या गुड्स माना जाएगा? द आंसर इज नो। सो दिस इज अ राइट टू टेक एक्शन। ये क्या होता है? एक्शन लेने का अधिकार होता है, किसी के अगेंस्ट आप एक्शन लेते हो, जो कि टू फाइल अ सूट टू क्लेम एनी डेट और बेनिफिट। आपका कोई बेनिफिट पड़ा है किसी दूसरे पर्सन के पास, या फिर आपका कोई डेट है किसी दूसरे पर्सन के पास, आपने किसी को ऋण दे रखा है और वो ऋण आपका वापस नहीं कर रहा है, तो आपको उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार होता है, ठीक है। सो बट दिस विल नॉट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो ये आपका एक्सेप्शंस के अंडर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनी। मनी भी आपका गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होता, बिकॉज मनी क्या होता है आपका? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी कि आप इससे एक्सचेंज का एक माध्यम होता है कि आप पैसे के बदले जो भी आपको वस्तु चाहिए होती है वो आप ले लेते हो, ठीक है। वस्तु के बदले अगर आप वस्तु बेचते हो, किसी को गुड्स कोई भी सेल करते हो, तो उसके बदले आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ये एक, जो आप गुड्स की सेल परचेज करते हो तो उसका एक मीडियम होता है एक्सचेंज करने का। सो हम इसको ही गुड्स कैसे मान लेंगे, है ना। सो दिस इज ओनली एन एक्सचेंज, दिस इज नॉट ए गुड, ठीक है। सो इट मे बी नोटेड दैट मनी डज नॉट इंक्लूड। अब मनी के अंदर कौन सी चीज नहीं आती? अब ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है, यानी कि इस रूल की भी एक्सेप्शन है, मनी की भी एक्सेप्शन है। आप मनी सिर्फ किस चीज को मानोगे? जो आपके नोट्स होते हैं उनको मानोगे। आप किस चीज को मनी नहीं मानोगे? मनी डज नॉट इंक्लूड ओल्ड क्वाइंस, यानी कि पुराने सिक्के हैं आपके पास जो आपके अभी चलन में नहीं है, बहुत पुराने समय के सिक्के पड़े हैं, ओल्ड करेंसी पड़ी है आपके पास, पुरानी मुद्रा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें आपकी क्या आएंगी? मनी की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी। और अगर मनी नहीं है तो फिर ये क्या है? ऑटोमेटिकली गुड्स है। सो जहां पे आपके एक्सेप्शन की एक्सेप्शन होती है ना, जहां पे आपकी फॉर एग्जांपल कोई रूल है आपका, ठीक है, जैसे हमने बोला गुड्स की डेफिनेशन है, तो गुड्स की डेफिनेशन की हमने ये एक्सेप्शन करी कि भाई ये एक्सेप्शन है, ये दोनों चीजें गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगी। लेकिन अब इस एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है, जब एक्सेप्शन की एक्सेप्शन होती है ना, तो वो चीज ऑटोमेटिकली पहले रूल में गवर्न हो जाती है। तो पहला रूल क्या था हमारा? गुड्स की डेफिनेशन का। तो ये दोनों चीजें अगर मनी में कवर नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है? ये सिंपल सी बात है, ये गुड्स मानी जाएंगी। तो आपके पुराने सिक्के हैं, पुरानी मुद्रा है, वो आपकी गुड्स मानी जाएगी, उनको आप सेल परचेज कर सकते हो। दीज आर कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ गुड्स। बट अगर आप मनी की बात करो, आपके नोट्स हैं जो आपके आजकल जो भी एक्सचेंज चल रहा है, तो वो आपका किस में कवर नहीं होगा? गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अब आते हैं सर्विसेज पे। अब सर्विसेज क्या होती है? ये भी डेफिनेशन कैसी है? इंक्लूसिव है। दैट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दैट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ द वर्ड्स दैट इज मीन्स एंड इंक्लूड्स। ओके, सो पहले सर्विसेज का मीनिंग देख लेते हैं क्या होती है सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स यानी कि सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी प्रकार की सर्विस, किसी भी वर्णन की सर्विस विच इज गिवन, जो दी जाती है, या फिर मेड अवेलेबल टू इट्स यूजर्स। किसको दी जाती है? इसको यूजर्स को, जो ऑटोमेटिकली इसको यूज करते हैं। कोई भी किसी भी चीज को यूज करने वाला ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है कि वो पर्टिकुलर चीज की सर्विस अवेल कर रहे हैं, ठीक है। सो सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी प्रकार के डिस्क्रिप्शन
कि सर्विस जो किसी को दी जाती है, किसको दी जाती है, यूजर्स को दी जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। सर्विसेज जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग की भी आपके जो बैंकर्स होते हैं, तो आप बैंकिंग की सर्विस लेते हो, पैसे जमा कराते हो, पैसे निकालते हो, सो लोन लेते हो, लोन फैसिलिटीज जो भी बैंक प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज जो भी प्रोवाइड करता है, वो क्या होती है, आपकी सर्विस की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन का कोई भी साधन यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ईमेल कर रहे हो, या फिर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी कम्युनिकेशन के मीन्स है, टेलीफोन, या फिर कोई भी एसटीडी ले रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी कम्युनिकेशन का जरिया है, और ये भी क्या है, कम्युनिकेशन की, संचार की सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, स्कूल से ले रहे हो, कॉलेज से ले रहे हो, यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, सो वो भी आपका क्या है, सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा, एजुकेशन भी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस ले रखे हो, मराइन इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी है, तो वो भी आपका सर्विस माना जाएगा। फाइनेंशियल सर्विस ले रहे हो, लोन ले रहे हो किसी से, फाइनेंस ले रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, तो वो भी क्या माना जाएगा, आपका सर्विस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, मूवी देखने जा रहे हो, या फिर आप किसी अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हो, ठीक है, कार खराब हो गई, कार रिपेयरिंग करवा रहे हो, तो आप किसी भी चीज की सर्विस अवेल कर रहे हो ना, फैसिलिटी ले रहे हो कोई भी पेड फॉर्म में, जिसका आप ऑटोमेटिकली पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी किस चीज में आएगी, सर्विसेज में इंक्लूड होगी। कंस्ट्रक्शन है, एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, ठीक है, तो वो भी सर्विस है। रियल एस्टेट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी सर्विसेज है। ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात का, फॉर एग्जाम्पल आप रेल से ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन से, एरोप्लेन से कर रहे हो, वो भी सर्विस है। अगर आप शिप होता है, ठीक है, शिप से ट्रेवल कर रहे हो, वो भी आपकी सर्विस है। तो ये सारी चीजें क्या है, सर्विसेज की कैटेगरी में कवर हो रही है, जो भी आप फैसिलिटीज ले रहे हो विद पेइंग कंसिडरेशन। तो एक बात याद रखना कि आप सर्विसेज कैसे अवेल करते हो, कोई ना कोई कंसिडरेशन पे करके, ठीक है, तभी आपको सर्विस मिलती है, इन एक्सचेंज ऑफ दैट कंसिडरेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज। अब कुछ चीजें ऐसी है जो सर्विस के डेफिनेशन में कवर नहीं होती। अब कौन सी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी को सर्विस दे रहे हो जो फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री ऑफ चार्ज यानी आप किसी को कुछ पे नहीं कर रहे, यानी कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, लेकिन मैं उसके बदले कुछ भी चीज चार्ज नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि वो सर्विस नहीं मानी जाएगी। अब वो आप कोई भी चीज चैरिटी में दे रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डोनेशन दे रहे हो आप किसी भी चीज का, ठीक है, जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वो भी आपकी क्या नहीं मानी जाएगी, सर्विस नहीं मानी जाएगी। जो भी आप सर्विस अवेल कर रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे आपका ना तो आप कोई चार्ज दे रहे हो, ना सामने वाला बंदा आपसे कोई चार्ज ले रहा है, तो वो आपकी सर्विस नहीं मानी जाएगी। या फिर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विसेज, आप वो सर्विस दे रहे हो किसी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, पर्सनल सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, कि भाई आप मेरे को ये सर्विस दे देना, मैं आपको कुछ और दे दूंगा बदले में रिटर्न के, ठीक है, तो वो भी आपको क्या नहीं माना जाएगा, सर्विसेज के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये आज हमने कवर किया डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत ही छोटू सा टॉपिक था, सो बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द पॉइंट ऑफ, अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो चारों में से, तो आपको पता होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, क्या क्या नहीं होती। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So that's all for today's class. We will meet again with a new topic. Thank you so much. Bye bye. Take care. If you like my videos, then do subscribe my channel.